हेलो दोस्तों। तो अगला टॉपिक हमारा संविधान में जो भी संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी निकाय रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ये हमने पढ़ा था, जो हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, मतलब सभी एग्ज़ाम्स को मिला के एक सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया था। तो ये उसी के बारे में है। तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसने जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसकी परीक्षाएं आयोजित करने हेतु एक स्वतंत्र निकाय राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसके गठन को क्या किया, स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये एक तरह से जितने भी हमारे वो हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उनमें जो गैर राजपत्रित पद होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी, सामान्य पात्रता परीक्षा, जिसके अंतर्गत जो एनआरए है वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में होगी, जिसका अध्यक्ष भारत सरकार का जो सचिव रैंक के अधिकारी होंगे ना, जो चेयरमैन होंगे, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, एनआरए की। इसके अंतर्गत किस किस जो हमारे एग्ज़ाम्स थे उनको इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। तो हमारे जो भी रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एसएससी था हमारा, आरआरबी है, आईबीपीएस है, इनके प्रतिनिधि क्या होंगे, इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, जो भी हमारा ये बनेगा ना एनआरए, इनके प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होंगे। सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा, ठीक है, साल में 2 बार होगा। विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों की भर्ती हेतु जो स्नातक 12वीं जो मतलब ग्रेजुएट होंगे, 12वीं 10वीं पास करने के लिए पृथक पृथक सीईटी आयोजित किए जाएंगे, अलग अलग सीईटी आयोजित की जाएंगे। जो एग्ज़ाम्स होंगे ना, 10th के बेसिस पे होंगे, 12th के, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बेसिस पे होंगे, मतलब साल में 2 बार सिर्फ होंगे, है ना। अभी क्या होता है, जैसे साल में कम से कम 50 एग्ज़ाम हो जाते हैं ना, तो उसके लिए सरकार को अलग से जो है अलॉटमेंट करनी पड़ती है, जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो देना पड़ता है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें खर्चा आ जाता है, जिसकी वजह से अब एक ही अलाउ किया जाएगा, ठीक है। आरंभ में जो सीईटी है उसको 3 एजेंसियों अर्थात आरआरबी जो रेलवे की है, आईबीपीएस जो बैंकिंग है, एसएससी हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा की गई भर्तियां हेतु आयोजित किया जाएगा, ठीक है। किंतु कालांतर में इसे बाद में मतलब इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य भर्तियों तक भी विस्तारित किया जाएगा, ठीक है। सीईटी 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। उसके अलावा सीईटी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु प्रथम परीक्षा होगी, है ना, जैसे प्रीलिम्स होता है ना वैसे ही, और प्राप्त अंक 3 वर्ष के लिए मान्य होंगे, ठीक है। जो अंक आएंगे वो 3 वर्ष के लिए मान्य होंगे। उसके अलावा इसके लाभ देख लेते हैं। तो छात्रों को सबसे पहले संस्थान जो है, जो कंडक्ट कराएगा, उसको क्या लाभ होगा, वर्ष भर आयोजित होने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए परीक्षा केंद्र स्थापित करने में जो लागत आती है ना, वर्ष भर अलग अलग जो केंद्र होते हैं, परीक्षा केंद्र, उनको अलाउड करने के लिए उनको पैसा देना पड़ता है ना। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कंप्यूटर वगैरह का ऑनलाइन होता है, जो उनको पैसा देना पड़ता है, जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे उसमें कमी आएगी, क्योंकि साल में 2 बार होगा। 2 बार परीक्षा केंद्र अगर खरीद लेंगे डायरेक्ट एक ज़मीन, तो उसके ऊपर ही होता रहेगा, है ना। रिक्त पदों को तेज़ी से भरकर कुशल प्रशासन को बढ़ावा देने हेतु एक एकल पात्रता परीक्षा भर्ती चक्र को उल्लेखनीय रूप में कमी करेगा, ठीक है। एक रिक्रूटमेंट साइकिल जो होता है उसमें कमी आएगी, मतलब हर दूसरे दिन आप देखते हो इसकी वैकेंसी निकल गई, उसकी निकल गई, तो इन सब में कमी आएगी। एनआरए जो है एकल परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों से एक बार शुल्क लेकर भर्ती चक्र में पारदर्शिता व दक्षता सुनिश्चित करेगा। मतलब इससे सरकार का जहाँ पे फ़ायदा होगा वहाँ पे नुकसान भी होगा, है ना। हम पैसे भरते रहते हैं हर फॉर्म के अलग अलग। अब क्या होगा, साल में बस एक बार पैसे भरेंगे, उसमें 2 बार पैसे भरेंगे, उसमें 2 बार एग्ज़ाम देंगे, काम खत्म, ठीक है। छात्र का क्या फ़ायदा है, बहुउद्देशीय परीक्षाएं एकल परीक्षा के माध्यम से प्रतिस्थापित होंगी। मतलब हम 10 एग्ज़ाम भरे तो 10 एग्ज़ाम का 10 सिलेबस हो जाएगा ना, अब एक एग्ज़ाम देंगे उसका एक ही सिलेबस होगा, ठीक है। देश के प्रत्येक जिले में क्या होगा, एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह अधिक से अधिक जो महिला अभ्यर्थी होती है ना, उनके आवेदन हेतु प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। विभिन्न परीक्षाओं के कारण पड़ने वाले जो वित्तीय भार होता है उसको एकल परीक्षा के माध्यम से कम करने में जो है सहायता देगा। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में अभ्यर्थियों की सहायता हेतु योजनाबद्ध पहुंच और जागरूक सुविधा प्रदान की जाएगी, जो अधिक भागीदारी से सुनिश्चित होगी। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी, ठीक है। तो हाल ही में जो एनएमसी का गठन किया गया, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, इसका स्थान ग्रहण करेगी, ठीक है। एनएमसी किसकी जगह आएगी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई की जगह आएगी एनएमसी, ठीक है। एनएमसी के बारे में देखें तो इसकी स्थापना जो है एनएमसी अधिनियम 2019, जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, इसके अंतर्गत किया गया, जिसके भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम 1956 जो था उसको निरस्त किया जाएगा, ठीक है।
1956 वाले को निरस्त किया जाएगा। अगर एमसीआई से संबंधित मुद्दे देखें जिसको इसने रिप्लेस किया है, तो उसमें स्नातक और स्नातकोत्तर जो पाठ्यक्रम थे उनका निम्न स्तरीय विनियमन था। मतलब उनकी जो रेगुलेशन था, विनियमन क्या होता है, रेगुलेशन, वो निम्न स्तरीय था। जवाबदेही का अभाव था, कथित भ्रष्टाचार इसमें शामिल था। ठीक है, उसके अलावा देखिए आगे क्या है। यह अधिनियम एक जो है चिकित्सीय शिक्षा प्रणाली, ठीक है, मेडिकल जो एजुकेशन होगी उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, जो निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा। क्या क्या सुनिश्चित होगा इससे? उपयुक्त तथा उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सीय पेशेवरों की उपलब्धता होगी। ठीक है, हाई क्वालिफाइड डॉक्टर जो होंगे वो आएंगे इसमें। चिकित्सीय पेशेवरों द्वारा नवीनतम आयुर्विज्ञान अनुसंधान उसको अपनाना। ठीक है, जो आयुर्विज्ञान में नवीनतम जो इनोवेशन होगी ना, उस पर जो अनुसंधान होगा, रिसर्च होगी, उसको अपनाया जाएगा इसके अंतर्गत। आयुर्विज्ञान संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन करना। ठीक है, जो समय समय के भीतर जो आवधिक मूल्यांकन होगा वो किया जाएगा। शिकायतों को निपटान हेतु प्रभावी तंत्र निर्मित करना। मतलब एक शिकायत से निपटने के लिए एक तंत्र बनाया जाएगा। एनएमसी जो एमसीआई को रिप्लेस करेगा, उसमें 33 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा जो कि चिकित्सक होना अनिवार्य है। उसके अलावा 10 पदेन सदस्य होंगे, जिसमें जो स्नातक और स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक होंगे। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जो महानिदेशक होंगे वो शामिल होंगे। और उसके अलावा 22 अंशकालिक सदस्य भी होंगे, जिसमें 60% जो है चिकित्सक होने चाहिए। ठीक है, 40% में आप कैसे भी रख सकते हैं, जो सफाई कर्मचारी है ना, और ये सब। आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद, इसका गठन होगा। इसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद का गठन करेगी, केंद्र सरकार। ठीक है, यह एक प्राथमिक मंच होगा जिसके माध्यम से जो हमारे राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, वो एनएमसी के समक्ष अपनी जो भी उनकी राय होगी, जो चिंताएं होगी, वो प्रस्तुत की जाएगी आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद के समक्ष। इसके अतिरिक्त परिषद जो है एनएमसी को आयुर्विज्ञान शिक्षा से संबंधित जो न्यूनतम मानकों को निर्धारित करेगा। ठीक है, इनके जो न्यूनतम मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स होंगे उनको निर्धारित करेगा और उसे बनाए रखने पर अपनी सलाह भी देगा। ठीक है, जो आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद है। एनएमसी के कार्य क्या होंगे? जो भी हमारा आयुर्विज्ञान संस्थान जो होता है और जो चिकित्सा पेशेवर होता है उनको रेगुलेट करना, विनियमन करना, उनके लिए नीतियाँ तैयार करना रेगुलेशन की। ठीक है, उसके अलावा स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जो मानव संसाधन है तथा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना, अवसंरचना, उसकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना। मतलब डॉक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। जैसे अब दिल्ली वगैरह में आप देख रहे हो कि वो प्लांट ही नहीं है ऑक्सीजन बनाने वाला, है ना। तो इस टाइप की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकताएं होंगी उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत जो निर्मित विनियमन होंगे, मतलब जो रेगुलेटरी होंगे, उसका राज्य आयुर्विज्ञान परिषद उसके द्वारा पालन सुनिश्चित करा जाएगा। ठीक है, ये भी एनएमसी के अंदर आएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होने वाली निजी चिकित्सीय संस्थानों तथा जो डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं। डीम्ड क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ज़मीन है, पैसा, मैंने कॉलेज खोला और उसमें डायरेक्ट जो है किसी से भी एफिलेट करा कर मैंने कॉलेज शुरू कर दिया, तो वो डीम्ड उसमें आता है यूनिवर्सिटी में। जैसे हमारी जो फरीदाबाद में वो है ना, मानव रचना, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसने खुद नहीं खोला और खुद ही वो बच्चों को जो है बीटेक वगैरह ये सब करा रही है। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। उसमें 50% तक सीटों पर शुल्क निर्धारित करने के लिए जो है गाइडलाइंस तैयार की जाएगी। स्वशासी या स्वायत्त बोर्ड, ऑटोनॉमस बोर्ड, ये क्या होगा? ये है अधिनियम जो एनएमसी है उसके पर्यवेक्षणाधीन स्वायत्त बोर्ड स्थापित करता है। प्रत्येक जो स्वायत्त बोर्ड होगा, ऑटोनॉमस बोर्ड होगा, उसमें एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार इसमें क्या करेगी? नियुक्ति करेगी 4 सदस्य और एक अध्यक्ष की। ये बोर्ड हैं, कौन से बोर्ड होंगे? क्रमशः जो स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर पर मानक जो है वो तय करने तथा चिकित्सीय या आयुर्वेदिक जो शिक्षा होगी उसका रेगुलेट करने, विनियमन करने हेतु स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड, एक तो ये होगा। दूसरा होगा स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड। ये 2 बोर्ड जो है स्थापित किए जाएंगे। उसके अलावा चिकित्सीय संस्थानों की निगरानी के लिए और रेटिंग के लिए, इनकी निगरानी करने और रेटिंग के लिए क्या होगा? चिकित्सा आकलन तथा रेटिंग बोर्ड, ये तीसरा बोर्ड स्थापित किया जाएगा। उसके बाद पेशेवर आचरण व चिकित्सीय नैतिकता का विनियमन व संवर्धन करने तथा साथ ही जो लाइसेंस धारक आयुर्विज्ञान चिकित्सक होंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता होंगे, उनके राष्ट्रीय पंजीयन को बनाए रखने के लिए एक नैतिकता एवं चिकित्सीय पंजीकरण बोर्ड। ठीक है, ये चारों बोर्ड जो है स्वायत्त या फिर ऑटोनॉमस बोर्ड होंगे, फ्री बोर्ड होंगे, है ना। ठीक है, इसके बाद देखते क्या है। अगर इसके हम प्रवेश परीक्षा की बात करें, मतलब इसमें एडमिशन भी तो लेंगे, तो उसके तहत जो विनियमन
सभी जो चिकित्सा संस्थान होंगे उसके लिए आपके पास एक तो स्नातक की डिग्री हो, ग्रेजुएशन हो, और परास्नातक मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है। अति विशिष्ट चिकित्सीय शिक्षा में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, समान राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा, इसका आयोजन किया जाएगा। और एनएमसी ऐसे सभी जितने भी चिकित्सा और आयुर्विज्ञान जो संस्थान होंगे उसमें प्रवेश के लिए एक सामान्य काउंसलिंग आयोजित करेगा। काउंसलिंग होता है ना, जैसे आपकी रैंक कहीं पे आ जाती है, मान लीजिए 500 600 कुछ भी आ जाती है, तो पहले काउंसलिंग होती है। फर्स्ट काउंसलिंग में 200 तक की रैंक वालों का हो गया, फिर आगे वालों का, फिर आगे वालों का। ठीक है, इस टाइप से जो है सामान्य काउंसलिंग आयोजित की जाती है। 3 काउंसलिंग होती है। ठीक है, रीति को निर्दिष्ट करेगा। उसके बाद नेशनल एग्जिट टेस्ट NXT, ये क्या है? ये प्रैक्टिस हेतु जो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लाइसेंस होता है ना, चिकित्सा के लिए, जैसे आप केमिस्ट की शॉप खोलते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है ना, तो उसके लिए D फार्मा B फार्मा ये होते हैं। तो उसके लिए चिकित्सा संस्थानों में एक स्नातक डिग्री पास कर रहे विद्यार्थियों को जो है नेशनल एग्जिट टेस्ट नामक अंतिम वर्षीय स्नातक परीक्षा देनी होगी। ठीक है, यह एग्ज़ाम देना होगा, अंतिम वर्षीय स्नातक परीक्षा। यह परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में जो परास्नातक पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश का आधार भी होगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होंगे ना, उसमें एडमिशन का आधार भी यही होगा। ठीक है, सीमित अनुज्ञप्ति मतलब लिमिटेड जो लाइसेंस होता है, ये अधिनियम के तहत जो एनएमसी होता है, चिकित्सकों को आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा व्यवसाय से संबंध मध्यम स्तर पर जो चिकित्सीय व्यवसाय होंगे, ठीक है, चिकित्सीय जो व्यवसाय होते हैं उसमें प्रवेश करने के लिए जो सीमित अनुज्ञप्ति प्रदान मतलब सीमित लिमिटेड जो लाइसेंस होता है वो कर सकता है। ये मध्यम स्तर के चिकित्सीय प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल में विनिर्दिष्ट जो औषधि विहित है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो ये क्या है, देश में जो लॉकडाउन हुआ था उसके मद्देनजर रखते हुए प्रवासी जो मजदूर थे उनकी समस्याओं और जो कष्ट थे उनके निवारणार्थ आवश्यक हस्तक्षेप के लिए NHRC के स्वतः संज्ञान सुओ मोटो, अपने आप ही जो किसी भी टॉपिक को हाथ में ले लेना, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट इन्होंने दायर की थी। ठीक है, अगर NHRC के बारे में देखें, जिसे न्यायालय ने अनुमति प्रदान कर दी है। ठीक है, उस रिट को याचिका को न्यायालय ने मंजूर कर दिया है। तो आयोग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले 1993 में बना था। ये किसके अंडर बना था? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के अंदर एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, उसके बाद इस अधिनियम में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जो राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC और मानवाधिकार न्यायालय, इनके गठन का भी प्रावधान है। ठीक है, NHRC के बारे में देख लेते हैं पहले, इसके बाद SHRC के बारे में देखेंगे। तो NHRC है क्या? ये एक मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंध या तो याचिका प्राप्त करने के उपरांत या स्वतः संज्ञान के आधार पर शिकायतों का अन्वेषण मतलब उनका निरीक्षण करता है। जो भी शिकायतें मानवाधिकार उल्लंघन की आएंगी, ठीक है, 1 वर्ष के भीतर घटित जितने भी मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी मामले होते हैं उनकी सुनवाई करता है। ठीक है, 1 साल के अंदर, 1 ईयर। उसके बाद ये जो है मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी भी आरोप की न्यायिक कार्यवाही में यह हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब अगर कहीं पे भी न्यायिक कार्यवाही में कोई गलत डिसीजन इनको लग रहा है कि दिया गया है तो वहाँ पे ये हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, ये बस ऐसी टॉपिक है, ये आप अगर 1-2 बार सुन लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप कर देगा, 1 साल के भीतर जितने भी मानव अधिकार की घटनाएं हुई है उल्लंघन की उनको देखता है। ठीक है, उसके अलावा ये कैदियों के रहने की दशा, जैसे भी कैदी रह रहे हैं, ठीक है, उनको देखने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी भी बंदी गृह जहाँ जो कारावास होता है या किसी अन्य संस्थान का दौरा कर सकता है और संबंधित अनुशंसाएं कर सकता है, क्योंकि वो भी एक तरह से मानवाधिकार में ही आता है, जो जेल में जो अपराधी रह रहा है। ठीक है, उसके बाद संविधान और अन्य विधि के अंतर्गत प्रदान किए गए मानवाधिकार के संरक्षण से संबंधित जो भी सुरक्षा उपाय है उनकी समीक्षा कर सकता है। उचित उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा भी ये कर सकता है वहाँ पे। ठीक है, परंतु ये क्या नहीं कर सकता वहाँ पे देखना होगा। ठीक है, परंतु इसे मानवाधिकार के उल्लंघनों को दंडित करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब कहीं भी मानवाधिकार हो रहे हैं, उल्लंघन हो रहा है, ये जाके दंडित नहीं कर सकता किसी को। ठीक है, ना ही इसे पीड़िता को कोई मौद्रिक राहत, ना ही ये उसको पैसा दे सकता है। ठीक है, यह क्षतिपूर्ति के भुगतान की संस्तुति कर सकता है। उसके बाद मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान जो रिसर्च होती है उसको आरंभ कर सकता है और बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ भी प्राप्त है। यह अंतरिम राहत प्रदान कर सकता है।
यह भारत के राष्ट्रपति की अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, मतलब एक साल में कितने ऐसे मामले हैं ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है एक साल की रिपोर्ट, और इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, हाल ही में संसद के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जो NHRC है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए मानव अधिकार अधिनियम 2019 को पारित किया गया। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं इनमें कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। मूल अधिनियम जो 1993 का था, 2019 का संशोधित अधिनियम। सबसे पहले क्या है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। ये था इसमें मूल अधिनियम में। इसमें क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का या फिर उस सुप्रीम कोर्ट का ही कोई भी न्यायाधीश, ठीक है, इसका अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। NHRC के सदस्यों के रूप में दो ऐसे, अभी देखते हैं कौन से दो जो है इसमें शामिल होंगे, और इसमें 3 होते हैं जिसमें से एक महिला जरूरी होती है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले मूल अधिनियम में। देखिए सबसे पहले जो मूल अधिनियम है उसमें 2 व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है जो मानवाधिकार से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों। ठीक है, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। 2 अन्य सदस्य, जो एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, दूसरा क्या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। 2 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें क्या है, 3 सदस्य जिसमें कम से कम एक महिला हो। यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों और जो दिव्यांगजनों होते हैं उनके मुख्य आयुक्त को NHRC के पदेन सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान भी करता है। ठीक है, अधिनियम जो मूल अधिकार होता है उसमें अधिनियम के तहत विभिन्न आयोग जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको NHRC के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो SHRC था, अभी तो हमने नेशनल पढ़ा, ये स्टेट का है। ठीक है, स्टेट के मूल में क्या था, अब देखिए सेंटर में अगर नेशनल है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का, अगर स्टेट का है तो ये हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। यहाँ पे भी सेम, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो वो था 2019 वाला था सुप्रीम कोर्ट प्लस में जो वहाँ का कोई भी अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पे भी हाई कोर्ट और इसका कोई भी अन्य न्यायाधीश। ठीक है, पदावधि की बात करें अगर, इस अधिनियम के अनुसार जो NHRC था और जो स्टेट HRC है उसके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल क्या होता था, 5 वर्ष या फिर अगर 70 साल, इनमें जो भी पहले आया हो। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम NHRC और HSRC के सदस्यों को 5 वर्ष की पदावधि के लिए पुनः नियुक्ति की अनुमति देता है, दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। और अगर हम 2019 में जो संशोधन होकर हुआ है उसमें क्या होगा, 3 वर्ष, यहाँ 5 था, यहाँ पे 3 वर्ष या फिर 70 साल जो पहले हो गया हो। ठीक है, इसके तहत पुनर्नियोजित के लिए 5 वर्ष की जो सीमा है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते क्या है, राज्य संघ क्षेत्र। तो इसमें मूल अधिनियम में तो कुछ था ही नहीं, राज्य संघ राज्य क्षेत्र में 2019 में क्या प्रावधान आया, इसके तहत प्रावधान किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्वहन किए जा रहे जितने भी मानवाधिकार है उससे संबंधित जो भी कृत्य होगा उसको जो स्टेट HRC है उसको सौंप सकती है। ठीक है, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मामले में जो मानव अधिकार है उससे संबंधित जितने भी कृत्य होंगे उसके संबंध में NHRC द्वारा कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अगला टॉपिक है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो हाल ही में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है CVC है उसके द्वारा जितने भी प्रणालीगत सुधार हुए हैं उसके लिए CVC एक नागरिकों को सुझावों को मंत्रालय को जो है प्रेषित करता है, जो मंत्रालय होता है उसको प्रेषित मतलब ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त CVC जो है दंडात्मक सतर्कता दृष्टिकोण, इसकी बजाय इन्होंने जो है अब की बार निवारण सतर्कता इस दृष्टिकोण के भाग के रूप में सुझावों की मांग की है। ठीक है, CVC द्वारा की गई यह कार्यवाही जो है पूर्णतः एक नवीन प्रयोग है। इसे जो है विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में प्रणालीगत सुधार जो सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट होता है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया। अगर इसके बारे में बात करें तो CVC को जो स्थापना वर्ष था वो था 1964। ठीक है, 1964 में इसकी आयोग की स्थापना की गई थी और संस्थानम समिति की अनुशंसाओं पर सतर्कता के क्षेत्र में जो केंद्र सरकार थी उसकी एजेंसियों को सिर्फ सलाह देने और उनका मार्गदर्शन करने, ठीक है, इसके जो निर्णय होता है वो बाध्यकारी नहीं होते, करने के लिए किया गया था। वर्ष 2003 में सांविधिक दर्जा इसे प्रदान किया गया था, 2003 में CVC को, केंद्रीय सतर्कता आयोग को। ठीक है,
सीवीसी एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे जो अध्यक्ष होता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता सहित 3 सदस्यीय समिति, उनकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। ठीक है। सत्यनिष्ठा संधि ये क्या होती है? हाल ही में जो है जो हमारा सीवीसी है, उन्होंने सरकारी संगठनों में जो खरीद होती है ना, जो प्रापण या फिर खरीद बोलते हैं जिसे, उन गतिविधियों के लिए सत्यनिष्ठा संधि को अपनाने को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया इसमें संशोधन किया। ठीक है, मानव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी में। ठीक है, साथ ही एक गठन में जो है स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों जो इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर होते हैं IEM, उसके अधिकतम कार्यकाल को 3 वर्ष तक जो है सीमित कर दिया है। सत्यनिष्ठा संधि के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक सतर्कता साधन मतलब विजिलेंस टूल होता है जो भावी जो हमारा विक्रेता होता है ना, बॉलीदार जो खरीदते हैं और जो बेचने वाला होता है, उनके मध्य एक समझौते की परिकल्पना करती है, जो दोनों पक्षों क्या करती है, अनुबंध के किसी भी पहलू पर किसी भी भ्रष्ट आचरण का व्यवहार करने के लिए प्रतिबंध करती है। इस कार्यान्वयन को एक स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों जो IEM होता है ना, इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर, इसके द्वारा आश्वासन प्राप्त होता है, जो निसंदेह सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होते हैं, अनइम्पीचमेंट इंटीग्रिटी होते हैं। इस प्रकार जो सत्यनिष्ठा संधि है एक कानूनी दस्तावेज बन जाता है और प्रक्रिया दोनों है। यह कई कानूनी व्यवस्थाओं के अनुकूल भी है। इसको जो है 1990 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, अगला टॉपिक है भारतीय विधि आयोग। जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, विधि आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो यह भारत सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाने वाली एक संविधानेतर मतलब संविधान के बाद जो बनी वह गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, यह भारत सरकार के आदेश द्वारा गठित एक कार्यकारी निकाय भी है। ठीक है, विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित या स्वतः संज्ञान स्वमोटो द्वारा भारत में मौजूदा विधियों की समीक्षा, जो भी विधि है जो कानून है उनकी समीक्षा करती है और विधि संबंधी जो शोध होते हैं उनको बढ़ावा देते हुए उनमें सुधार व नए विधानों के अधिनियम में इसमें मदद करता है। ठीक है, यह न्याय वितरण प्रणाली में से संबंधित प्रक्रियाओं में हो रहे विलंब को दूर करने, जो न्याय प्रक्रिया के में जो भी विलंब हो रहा है उनके न्यायिक निर्णयों में, और मामलों को त्वरित निपटान सुनिश्चित करने, मुकदमेबाजी की लागत में कमी आदि में सुधार लाने के लिए एक अध्ययन व अनुसंधान, ठीक है, एक अध्ययन देती है और मतलब रिसर्च देती है एक तरह से। ठीक है, गतिविधियों को इनको बढ़ावा देती है। विधि आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 3 ईयर का होता है। सामान्यतः इसे प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत गठित किया जाता है। यह एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, इसकी जो अनुशंसाएं होती है वो बाध्यकारी नहीं होती हैं। इसके बाद है थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। जो प्रथम विधि आयोग था उसको 1833 के चार्टर एक्ट था, उसके वर्ष 1834 में वो पास हुआ था। उसमें ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उसे गठित किया गया था। ठीक है, प्रथम विधि आयोग 1834 में, जिसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले, जो कि IPC जो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता आदि को संहिताबद्ध करने की अनुशंसा की थी। स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम विधि आयोग का गठन जो है 1955 में 3 वर्ष के लिए किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़, जिसके प्रथम अटॉर्नी जनरल भी थे जो भारत के। ठीक है, MC सीतलवाड़। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, तो हाल ही में जो है इनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, भारत में अपराध 2019। ठीक है, तो NCRB की थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में क्या है ये। NCRB जो है वो अपराध और अपराधियों के बारे में सूचनाओं के संग्रहण संबंधी कार्यों के निष्पादन करने हेतु 1986 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, जैसे अब पीछे हमने बहुत चीज़ें ऐसी पढ़ ली है, स्थापना किस मंत्रालय में आ रहा है ना, क्या कार्य है, तो आप ये मत सोचिए कि ये सब बेकार है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बन के आएगा ही आएगा, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। तो इनको अलग से अगर आप कहीं पे एक पेज में 3 या 4 ऐसे आ जाएंगे एक पेज में, तो इस टाइप से 2-3 पेजों में आप इसके शॉर्ट नोट बना के रख लीजिए। कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स में ये टकरेगा ज़रूर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि ये सब बेकार है जो बता रहे हैं, आएगा ज़रूर, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट दोनों फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो इसे 1986 में स्थापित किया गया ताकि अपराध को अपराधियों से संबंध करने में जांचकर्ताओं को सहायता प्राप्त हो सके। ठीक है, इनकी अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो 77 से 81 में बना था, गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स थी जो 1985 में बनी थी, उसके द्वारा की गई थी इसकी अनुशंसा NCRB की। ठीक है,
तो एनसीआरबी को जो है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, इस परियोजनाओं की निगरानी एवं कार्यान्वयन संबंधी उत्तरदायित्व प्रदान किए गए। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। गृह मंत्री के अधीन आती है ये, होम मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है। क्राइम इन इंडिया अर्थात भारत में अपराध के प्रथम संस्करण को 1953 में जारी किया गया था और 2019 में इस रिपोर्ट का एक नवीनतम संस्करण दिया गया है। ठीक है। यह रिपोर्ट विशेष और स्थानीय कानूनों, भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी होती है, उसके तहत दर्ज अपराधों को जो है शामिल करती है और भी प्रकाशन देती है। क्या क्या देती है? भारत में जो आकस्मिक मौत और आत्महत्याएं देती है। ठीक है। कारागार सांख्यिकी भारत, जो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया। भारत में फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसे वो जो वो होते हैं ना सीआईडी वाले, इस टाइप से जो होते हैं वो जाके देखते हैं फिंगरप्रिंट। ठीक है। भारत में गुमशुदा महिला और बच्चों पर रिपोर्ट। एनसीबी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अपराध और अपराधियों पर एक सूचना एकत्र करना, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सक्रिय अपराध या अपराधी होंगे उन पर सूचना भी शामिल होती है, तथा उसके समाशोधन गृह, जो क्लियरिंग हाउस होता है, उसके रूप में कार्य करना, मतलब उसे क्लियर करना जो भी अपराध हुआ। ठीक है। उसके बारे में रिपोर्ट देना। संबंधित राज्यों, राष्ट्रीय अन्वेषण जो अभिकरण होता है, न्यायालयों एवं अधिवक्ताओं में अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से संबंधित सूचनाओं को जो है एकत्र करना, उनका समन्वय करना, फिर उन्हें विनियमित मतलब कंट्रोल करना उन डॉक्यूमेंट्स को, और उन्हें सूचना प्रदान करना। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कर्मियों को प्रशिक्षण सुविधाएं भी दी जाती है। ठीक है। जैसे कई मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि फिंगरप्रिंट पे किसी और ने हाथ लगा दिया तो उसके आगे, तो इस टाइप के जो प्रशिक्षण दिया जाता है उन्हें। ठीक है। तो संबंधित प्रवृत्तियाँ, जैसे 2018 से 19 की बात हो रही है, यहाँ पे किस में कितना वो हुआ, क्राइम हुआ। महिलाओं के प्रति 7.3% की वृद्धि देखी गई। ठीक है। साइबर अपराध की बात करें तो 18 से 19 में 63.5% की वृद्धि हुई। अनुसूचित जाति और जनजातियों के समुदाय के लिए जो अपराध किए गए विरुद्ध 2018 से 19 में 7.3 और 26.5 की वृद्धि देखी गई दोनों में। ठीक है, क्रमशः। उसके बाद बच्चों के विरुद्ध जो घटित अपराध हुए उसमें 4.5% की बढ़ोतरी हुई 18 से 19 में। 18 से 19 में ही जो है तक की अवधि में मामलों को दर्ज करवाने में 1.6% की वृद्धि, जो टोटल आपराधिक मामले हैं। ठीक है। 18 से 19 की अवधि में राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 11.3% की गिरावट आई है। ठीक है। सिर्फ गिरावट इसमें है, बाकी सब में इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ा है। उसके बाद जो है विदेशी अपराधियों के अगर फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड, जिसमें दोष सिद्ध व्यक्तियों को फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड भी शामिल है, उन्हें राष्ट्रीय संग्रह के रूप में कार्य करना। ठीक है। उसके बाद फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट जो होते हैं उससे संबंधित मामलों पर जो केंद्रीय और राज्य सरकार होती है उसको सलाह दे सकती है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर सकती है। ठीक है। उसके बाद सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण निकाय जो थे, अदर बॉडीज़। सबसे पहले सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के विनियमन के लिए एक समिति। ठीक है। जिसे कि जो केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा जारी किए गए जो भी निर्देश थे उसके अनुपालन में जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उस पर सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु की विनियमन की निगरानी हेतु CCRA का गठन किया। विनियमन मतलब ये क्या करेगा? CCRGA इसको रेगुलेट करेगा, जो भी सरकारी विज्ञापन दिखाए जाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। इसे सामान्य जनशक्ति के शिकायतों के निवारण हेतु अधिदेशित किया गया है। साथ ही ये जो सरकारी विज्ञापन होंगे उनकी विषय वस्तु के विनियमन कंट्रोल करेगा और उससे संबंधित एक सेकंड। ठीक है। तो उनसे क्या करेगा? वस्तु के विनियमन से संबंधित उच्चतम न्यायालय के जो भी गाइडलाइंस होगी ना, उसके उल्लंघन के मामलों में स्वतः संज्ञान मतलब सुओ मोटो अपने आप ही मामले को हाथ में उठा ले सकता है और उसकी अनुशंसाएं भी प्रदान कर सकता है उसके ऊपर। ठीक है। हाल ही में इस समिति ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य किए गए जो भी विषय वस्तु विनियमन है उसके अनुरूप समितियों का गठन नहीं करते हैं तो इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसे माना जाएगा। अगला है ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, BOC। तो किस मंत्रालय ने इसे जो गठित किया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्र के पैसे से, ठीक है, सेंट्रल मनी से संचालित आउटरीच अभियान हेतु ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, BOC, इसकी सूची में जो सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है ना उसको सम्मिलित करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश को प्रारूप जारी किया है। ठीक है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसे पूर्ववर्ती विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और गीत एवं नाटक प्रभाग के एकीकरण द्वारा वर्ष 2017 में जो है गठित किया गया था BOC को। अधिदेश क्या है? यह लोगों का सशक्तिकरण करने तथा प्रिंट और ऑडियो विजुअल आउटडोर और डिजिटल मीडिया के माध्यम से
लोगों तक संदेश पहुंचाकर सरकार की ब्रांडिंग करने हेतु उत्तरदायी होगा। ठीक है, सरकार की ब्रांडिंग करेगा मतलब एडवर्टाइज करेगा। उसके बाद राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था। 4 उनका विलय कर दिया आपस में, जो सरकारी चैनल थे। ठीक है, इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है उसके साथ 4 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को स्वीकृति प्रदान कर दी। NFDC जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम है। ठीक है, केंद्रीय सार्वजनिक है मतलब एक तो ये सरकारी है। ठीक है, 1975 में निगमित किया गया था इसे। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, कुशल और एकीकृत विकास को बनाए रखना व इसे प्रोत्साहित करना। उसके बाद 4 जिनको आपस में विलय कर दिया गया। पहला है फिल्म्स डिवीज़न, जो कि 1948 में इसे बनाया गया था। मुख्य रूप से जितने भी सरकारी कार्यक्रम के प्रचार हेतु डॉक्यूमेंट्री जो होती थी, वृत्त चित्र, उसके बनाने, समाचार जो पत्रिका है उनका प्रकाशन करने तथा भारतीय इतिहास का एक सिनेमाई रिकॉर्ड रखने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? बाल फिल्म सोसाइटी। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, ये सब आप पढ़ रहे हैं जो, इनको अगर एक आप शॉर्ट नोट में लिख लेंगे तो प्रीलिम्स में तो शायद ये ना काम आए, पर मेंस में बाई चांस अगर इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक भी आता है आसपास का, आपको बस पॉइंट पता होने चाहिए, है ना। उसके बाद आप जो है आगे लिखने का काम इतना वो नहीं हो पाएगा जितना आपके अगर पॉइंट इफेक्टिव होंगे ना, हेडिंग उनकी, है ना, उसको लिख रहे हैं जो पहली लाइन दूसरी लाइन, तो वहाँ पे आपके जो है पॉइंट्स अगर दमदार होंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अगर कहीं पे अगर आपके आ गया मेंस में लिखने के लिए इस टाइप का, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, अगर आप इसको उसमें देखेंगे ना, जब जो मेंस जो आई थी, जो हमारी पत्रिका आई थी, मासिक पत्रिका, उसमें ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं। हमें जो मेंस में आंसर लिखना होता है उतने बड़े नहीं लिखने होते हैं। तो PT 365 के बाद जो PT मेंस आएगा उसमें भी ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, शॉर्ट में दे रखा होता है, पर काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर रखा होता है। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको मेंस में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो 1955 में बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? बच्चों और युवाओं को मूल्य आधारित मनोरंजन प्रदान करना। तीसरा था भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, जो कि 1964 में बना था। भारतीय सिनेमाई विरासत के संग्रह और संरक्षण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया था। चौथा है फिल्म समारोह निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, जो कि 1973 में बना था और भारतीय फिल्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए बना था। ठीक है, तो बस ये तो 7वां था। अब इसके बाद 8वां रह गया बस। उसे भी अगर यहाँ तक किसी ने देख लिया तो आप मैसेज में अभी बता दीजिएगा, मैं रात में ही जो है लास्ट पार्ट भी इसका अपलोड कर दूँगा। उसके बाद फिर कल से इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप करिए जो आपको अच्छा लगता है। बेसिक स्टैटिक अच्छे से पढ़ लीजिए, बेसिक अपने क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो उसके अलावा लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आता है तो। उसके अलावा हैव अ गुड डे। ओके, बाय।